अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसमें रेक्ट फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक फंक्शन मिलता है हमें, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन आई थिंक कुछ वीडियो मैंने जब अपलोड किया मैंने उसको दोबारा से रीप्ले किया। सो आई वाज हियर ऑन दिस पॉइंट जहाँ पे वीडियो एंड हो गया था। तो इंस्टेड ऑफ री अपलोडिंग द लेक्चर मैं यहीं से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और रेक्ट फंक्शन की जो लिमिट्स हैं माइनस पाई टॉप ऑन टू एंड टॉप ऑन टू हमने लगा दिया था फोरियर इंटीग्रल फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। और जब ये लिमिट्स अप्लाई की थी एक्सपोनेंशियल के ऊपर तो ये दो टर्म्स आ गई थी हमारे पास। इन दो टर्म्स को अगर हम रीअरेंज कर लें ई टू द पावर जे थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस जे थीटा कर लें, माइनस साइन बाहर निकाल लें तो ये दोनों रीअरेंज हो जाएंगी और डिवाइड बाय 2j वी विल गेट द साइन फंक्शन। तो यहाँ पे साइन पाई एफ टॉ मिल जाएगा और क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर निकाली थी तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है। उसके बाद क्योंकि J2 हमने साइन फंक्शन बनाने में इस्तेमाल कर लिया है तो हमारे पास सिर्फ पाई एफ बचा है डिनोमिनेटर में। 2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें ना करें यू कैन जस्ट लीव दिस। 2 आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है लेकिन इसका कोई पर्पस नहीं है। सो साइन पाई एफ टॉ है और नीचे पाई एफ है। अब अगर सिंक एक्स का फॉर्मूला आपको या फंक्शन आपको याद हो तो उसमें सिंक एक्स बराबर होता है साइन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स के। तो अगर यहाँ पे साइन पाई एफ टॉ है, अगर हम नीचे भी पाई एफ टॉ ले आए तो ये सिंक पाई एफ टॉ बन जाएगा। उसके लिए हम टॉ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट सिंक पाई एफ टॉ। और ये टॉ यहाँ पे एज एन एम्पलीट्यूड अपेयर हो जाएगा, ये नीचे वाला पाई एफ टॉ सिंक फंक्शन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। सो रेक्ट फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक सिंक फंक्शन है। सिंक फंक्शन का एम्पलीट्यूड टॉ है और बेस्ड ऑन दिस अगर हम इस f को ओमेगा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा ओमेगा है 2 पाई f, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। मैं यहाँ पे लिखना चाहिए थी एक्चुअली, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। अगर ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करें तो f को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा अपॉन 2 पाई से। जब f रिप्लेस होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई से तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और सिंक फंक्शन ओमेगा टॉ ओवर 2 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो सिंक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ f भी रिप्रेजेंट हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी रिप्रेजेंट हो सकता है। सिर्फ f को आप ओमेगा की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दें सो ये फंक्शन ऑफ ओमेगा बन जाएगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ f है। अच्छा, इसमें एक और बहुत अहम चीज है जो कि सिंक फंक्शन में इंपॉर्टेंट होती है, वो है जीरो क्रॉसिंग्स। ये जीरो क्रॉसिंग्स है जहां पे सिंक फंक्शन जीरो को क्रॉस करता है। सो ये ऑस्किलेटिंग डिक्रीजिंग ऑस्किलेटिंग फंक्शन है। सिंक फंक्शन एक ऑस्किलेट तो कर रहा है कॉन्स्टेंटली लेकिन डिक्रीजिंग ऑस्किलेटिंग है, यानी डिक्रीज भी कर रहा है एम्पलीट्यूड में साथ साथ। तो हमें देखना है कि हमें इसका जीरो क्रॉसिंग्स कब मिलती हैं और इसके जीरो क्रॉसिंग्स मिलने में हर दो जीरो क्रॉसिंग्स में अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो हमेशा सेम मिलेगा। ये जीरो क्रॉसिंग हमें जब मिलती है जब सिंक एक्स के अंदर सिंक एक्स बराबर है साइन एक्स अपॉन जीरो के, साइन एक्स अपॉन एक्स के, सॉरी साइन एक्स अपॉन जीरो नहीं, साइन एक्स अपॉन एक्स के बराबर है। और जब साइन एक्स जीरो होता है, साइन एक्स जीरो होता है तो सिंक एक्स भी जीरो हो जाता है और जीरो क्रॉसिंग मिल जाती है। साइन एक्स कब जीरो होगा? साइन एक्स जब जीरो होता है जब जीरो आ जाए, एक्स जीरो हो या एक्स पाई की फॉर्म में हो, प्लस माइनस पाई हो या प्लस माइनस 2 पाई हो, यानी मल्टीपल्स ऑफ पाई पे साइन जीरो होता है और जीरो पे जीरो होता है। सो सिंक एक्स क्योंकि जीरो पे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देता है तो ये जो फॉर्मूला है या ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब भी जीरो एक्स जीरो पे साइन एक्स जीरो हो जाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट इस जीरो पॉइंट पे अप्लाई नहीं होता बल्कि इसको हम
लिमिट्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, यानी ये एक्सेप्शन है, सिंक एक्स में एक एक्सेप्शन है कि जो हम कह रहे हैं कि साइन एक्स जहां 0 होगा वहां पे सिंक एक्स 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जहां पे साइन एक्स को 0 हो जाना चाहिए वहां पे सिंक एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आती है, और ये अप्रोचिंग द लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0 करके हम इसको सॉल्व करते हैं इस पॉइंट पे। अदरवाइज बाकी सारे पॉइंट्स पे जहां साइन एक्स 0 होगा वहां पे सिंक एक्स भी 0 होगा, और साइन एक्स 0 होता है प्लस माइनस मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, मल्टीपल इंटीग्रल्स, मल्टीपल्स ऑफ पाई। सो इट मीन्स कि हमें पहला जो 0 क्रॉसिंग है वो उस वक्त मिलेगी जब ये एंगल पाई हो, प्लस माइनस पाई हो। और प्लस माइनस पाई बनाने के लिए ओमेगा की वैल्यू हम ऐसे हमें रखनी पड़ेगी कि जो ये एंगल हमें पाई मिल जाए या हमें माइनस पाई मिल जाए। तो जब एंगल यहाँ पे अंदर जो है ये बराबर हो जाएगा पाई के, तो सिंक पाई 0 दे देगा, क्योंकि सिंक पाई साइन पाई और पाई के बराबर होगा, और यू विल गेट 0। इस तरह से अगर अंदर का एंगल जो इंटरनल पैरेंथेसिस के अंदर जो एंगल दिया हुआ अगर ये माइनस पाई हो जाए तो वहां पे भी सिंक एक्स 0 दे देगा, क्योंकि साइन माइनस पाई ओवर माइनस पाई, साइन माइनस पाई पे भी 0 ही देता है, और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और सिंक माइनस पाई भी 0 हो जाएगा। तो हमें इस एंगल को मल्टीपल्स ऑफ पाई में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें ओमेगा की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ओमेगा की आप जो वैल्यू सेट करेंगे वो बेसिकली उसके हिसाब से पाई में कन्वर्जन होगी। ये पाई बनेगा एंगल पे, प्लस 2 पाई बनेगा, फिर प्लस 3 पाई, और 0 क्रॉसिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई पे भी 0 क्रॉसिंग्स मिलने लगेंगे। सो ओमेगा की सबसे पहली वैल्यू इन्होंने 2 पाई ओवर टॉ रखी है पहली 0 क्रॉसिंग के लिए। ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कि आप एंगल पाई कैसे लेकर आएंगे, फिर 2 पाई कैसे लेकर आएंगे। सो अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर टॉ रख दूं तो टॉ टॉ से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंदर एंगल मिल जाएगा पाई। और अगर सिंक पाई मिल गया तो पहली 0 क्रॉस, तो पहली 0 क्रॉसिंग ओमेगा की रिस्पेक्ट से कब आई है, जब ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर टॉ थी। इस तरह से ओमेगा की वैल्यू अगर माइनस 2 पाई ओवर टॉ होगी तो हमें नेगेटिव एक्सिस पे यानी माइनस ओमेगा वाले एक्सिस पे भी 0 क्रॉसिंग मिल जाएगी। फिर आपको 2 पाई चाहिए तो सिंपली आप यहाँ क्या कर देंगे, 2 की जगह 4 कर देंगे तो आपको 2 पाई मिल जाएगा। फिर इसी तरह से माइनस 4 पाई अपॉन टॉ कर देंगे, यानी माइनस 4 कर देंगे तो माइनस नेगेटिव साइड पे 0 क्रॉसिंग मिल जाएगी। तो 0 क्रॉसिंग्स इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। और एम्पलीट्यूड इसका कितना है, टॉ। 0 क्रॉसिंग पे ऑब्वियसली आंसर ही 0 है तो इसलिए आपको 0 मिलेगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं, जो लोब्स हैं इसकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी 0 क्रॉसिंग्स कहाँ आ रही हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने लास्ट उसमें स्लाइड के अंदर थोड़ा सा इसको अनफिनिश छोड़ दिया था, आई एम सॉरी। मैंने बाद में देखा क्योंकि क्लास का लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था, तो आई थिंक जहां तक रिकॉर्ड हुआ मैंने अपलोड कर दिया था। अब आ जाइए इसके बाद सिंक रेक्ट फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो सिंक फंक्शन है, वो भी हमने देख लिया है। एक चीज और इसमें एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो टाइम डोमेन में कंटेन्ड है ये फाइनाइट विड्थ है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इट्स कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है सिग्नल, नेवर एंडिंग सिग्नल है। सो जो चीज टाइम डोमेन में कंप्रेस्ड होती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो एक्सपैंड हो जाती है। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो अपनी विड्थ या अपने आप को एक्सपैंड करती है। ये आगे भी प्रूव होगा, आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी आगे भी प्रूव होगी। सो व्हाटएवर जो मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताया है कि सिंक फंक्शन कहाँ 0 क्रॉसिंग देता है, सिंक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, 0 क्रॉसिंग कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हमने अभी मैंने आपको इसी स्लाइड में बता दी हैं। तो ये अगली वाली स्लाइड हम स्किप कर सकते हैं। साथ में आप ये भी देखेंगे कि ये एक लो पास सिग्नल है। रेक्ट फंक्शन इज अ लो पास सिग्नल, और लो पास सिग्नल का मतलब यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। सो अगर हम ये कहें कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये जो सिंक फंक्शन है, ये जो ये रेक्ट फंक्शन है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिली है, तो पहला जो, क्योंकि लो पास हमने कैसे अंदाजा लगाया, क्योंकि हमने ये देखा कि इसका 0 के अक्रॉस इसका मैक्सिमम एनर्जी हमें मिल रही है, मैक्सिमम इसका
कंटेंट फ्रीक्वेंसी कंटेंट 0 के आसपास है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं लो पास है। उसके बाद जो हमें इसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कंपोनेंट्स मिल रहे हैं या स्पेक्ट्रम मिल रहा है, उसमें उसकी एनर्जी, उसका एम्पलीट्यूड बहुत लो है, डिक्रीजिंग है, तो इट मींस मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज हियर अराउंड 0। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लो पास डायरेक्ट सिग्नल इज अ लो पास सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, क्योंकि हमने उसका स्पेक्ट्रम देखा सिंक में, तो वो इज अराउंड 0, इसके सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स अराउंड 0 है। उसके बाद बैंडविड्थ कितनी होगी? बैंडविड्थ हमें हमेशा पहले लोब से पता चलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी यही है, तो इसकी बैंडविड्थ 2 पाई ओवर टॉ है। अगर आप रेडियंस पर सेकंड यानी ओमेगा के फॉर्म में देख रहे हैं, अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली ओमेगा अगर 2 पाई ओवर टॉ है तो एफ में आप फिर इसको ओमेगा ओवर डिवाइड बाय 2 पाई कर देंगे तो सिर्फ 1/टॉ आ जाएगी। ओमेगा से एफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको ओमेगा की वैल्यू को डिवाइड बाय 2 पाई करना पड़ेगा, तो एफ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हर्ट्ज में 1/टॉ है इसकी फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ सॉरी। उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सैम्पलिंग प्रॉपर्टी, इंपल्स फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इंपल्स फंक्शन सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट करता है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का कैसे लेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें जीटी की जगह यानी सिग्नल की जगह डेल्टा टी यूनिट इंपल्स डाल देंगे, और जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रल अप्लाई नहीं हो पाएगा। व्हाई? यू कैन नॉट अप्लाई इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रल के लिए यू नीड पॉइंट्स और समेशन तो है नहीं, सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली 0 पे सॉल्व करेंगे। ये इंटीग्रल कहाँ पे वैल्यू 1 देता है? जब t इज इक्वल टू 0 होता है। हमने ये देखा था एरिया अंडर द कर्व, इस डेल्टा यूनिट इंपल्स का एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। कहाँ 1 होता है? 0 पे 1 होता है। तो इंटीग्रल बेसिकली कहाँ सॉल्व होगा, यानी ये इंटीग्रल की वैल्यू कहाँ सॉल्व होगी? डायरेक्टली 0 पे सॉल्व होगी। सो डेल्टा टी डी टी इंटीग्रल 1 के बराबर हो गया, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। डेल्टा टी और डी टी को हमने अलग कर लिया, इस एक्सपोनेंशियल को अलग देखें तो ये 0 पे सॉल्व हो जाएगा। सो जब 0 पे सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू इंटीग्रल की 1 आ जाएगी। एक्चुअली इंटीग्रल सॉल्व ही नहीं हुआ, फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो टाइम डोमेन में इंपल्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कांस्टेंट 1 की वैल्यू मिलेगी। अब ये ओमेगा के फॉर्म में ये एफ को इसको एफ की फॉर्म में सॉल्व किया हुआ है, ओमेगा की फॉर्म में भी सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे डी ओमेगा लिख दें, e टू द पावर j ओमेगा टी लिख दें, 2 पाई की जगह ओमेगा लिख दें, जब भी आंसर इसका 1 ही आएगा। तो f का अगर एक्सेस है जब भी आंसर 1 है, ओमेगा का एक्सेस है जब भी आंसर इसका 1 है। उसके अलावा अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म से टाइम डोमेन में जाएं तो क्या होगा? टाइम डोमेन में अगर इंपल्स था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1 मिला। अब अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंपल्स है तो ये डिपेंड करेगा कि इंपल्स f के एक्सेस पे एग्जिस्ट करती है, डेल्टा f है, यानी इंपल्सेस डेल्टा f है, तो टाइम डोमेन में हमें कांस्टेंट वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। कैसे 1 मिली हमें? ये मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। कैसे 1 मिली? हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बेसिकली जब अप्लाई करेंगे तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में सिर्फ होता क्या है कि हम एक्सपोनेंशियल ये जो वैल्यू है यहाँ पे जे प्लस लगा देते हैं, माइनस नहीं लगाते, और ये डेल्टा एफ आ जाएगा यहाँ पे डी ऑफ एफ आ जाएगा और सॉल्व हो जाता है इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल सॉल्व कहाँ होगा? जहाँ पे एफ की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यूनिट इंपल्स अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में यूनिट इंपल्स मिल रहा है तो इट मींस उसकी वैल्यू एफ इज इक्वल टू 0 पे मिल रही है। तो जिस तरह से ये टी पे सॉल्व हुआ है, टी इज इक्वल टू 0 पे सॉल्व हुआ है ये इंटीग्रल, इसी तरह से एफ इज इक्वल टू 0 पे इंपल्स सॉल्व हो जाएगी, और ये इंटीग्रल इंपल्स की वैल्यू हमें एफ इज इक्वल टू 0 पे मिलेगी, और टाइम डोमेन में फिर हमें इसी तरह से जिस तरह से वहां पे 1 मिला है, टाइम डोमेन में हमें 1 वैल्यू मिल जाएगी अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंपल्स है, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है सिर्फ प्लस साइन के साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म का। और जब एफ इज इक्वल टू 0 पे सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका 1 आ जाएगा, टाइम डोमेन का सिग्नल उस वक्त कांस्टेंट 1 होगा।
तो इम्पल्स इन टाइम डोमेन, वन वैल्यू इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इम्पल्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, वन वैल्यू इन टाइम डोमेन। ये है जब एफ का सिग्नल है, यानी एफ एक्सिस पे सिग्नल है। अगर ये ओमेगा पे सॉल्व हुआ हुआ है, मतलब ये इम्पल्स अगर ओमेगा पर है, तो ये यहाँ पे डी ऑफ एफ है ये, और नीचे डेल्टा एफ है, और नीचे डेल्टा ओमेगा हो जाएगा अगर एक्सेस ओमेगा का है। सही है। उस केस में इस पूरे फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करना है, ये आगे वाली स्लाइड में बताया गया है कि अगर ओमेगा का एक्सेस है, तो जब आप ओमेगा से टाइम डोमेन में आते हैं, तो क्या आपको हाउ टू सॉल्व दिस, क्या क्या फर्क नजर आ सकता है आपको, वो बताया गया। सो फॉर्मूले के अंदर जब भी ओमेगा की फॉर्म में सॉल्व किया जाता है, हमेशा फॉर्मूले में 1/2 पाई लगता है। ये शायद आपने अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इसको याद रख लीजिए कि अगर तो ओमेगा की फॉर्म में आपने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है, तो फॉर्मूले में 1/2 पाई का फैक्टर लगता है। ठीक है, इंटीग्रल जी ऑफ ओमेगा जे ओमेगा टी डी ओमेगा। और अगर ये एफ की फॉर्म में होता, तो डायरेक्टली नहीं 1/2 पाई चाहिए होता है, यहाँ पे जी ऑफ एफ आ जाता है, यहाँ पे e⁻j2π(f)t आ जाता है, यहाँ पे df आ जाता है। सही है। सो लेकिन अगर आपने ओमेगा की फॉर्म में अगर सवाल है, तो फिर टाइम डोमेन में जाते हुए 1/2 पाई लगता है। तो वही इम्पल्स वाला क्वेश्चन जो कि डेल्टा एफ के लिए सॉल्व किया था, डेल्टा एफ पे उसका आंसर 1 आ रहा था टाइम डोमेन में, अगर वही इम्पल्स अगर ओमेगा में बनी हुई है और आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर आना चाह रहे हैं, तो जी ओमेगा की जगह आप डेल्टा 2πf लिखेंगे, क्योंकि ये डेल्टा ऑफ ओमेगा है, डेल्टा ऑफ एफ नहीं है अगर ओमेगा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। और डी ओमेगा लिखेंगे यानी 2πf, डेल्टा 2πf यानी डी ओमेगा लिखेंगे, फॉर्मूले में 1/2 पाई भी लगाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल सॉल्व जीरो पे ही होगा, जैसे हम हमेशा सॉल्व करते हैं इम्पल्स के लिए। एफ इज इक्वल टू या ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे सॉल्व होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे आपको इम्पल्स की वैल्यू मिल रही है, लेकिन जब आंसर में 1/2 पाई रह जाएगा, क्योंकि 1/2 पाई लगा हुआ है बाहर, ये तो रहेगा। तो जब भी ओमेगा की फॉर्म में इम्पल्स होती है, टाइम डोमेन में 1/2 पाई मिलता है। जब एफ की फॉर्म में इम्पल्स होती है, एफ का एक्सेस होता है, तो टाइम डोमेन में 1 मिलता है। ये फर्क होता है ओमेगा और एफ के एक्सेस में, कि 1 जब आप टाइम डोमेन में जा रहे होते हैं तो 1/2 पाई का फैक्टर लगा हुआ होता है। सही है। सो यू गेट अ डीसी वैल्यू। टाइम डोमेन में देखा जाए तो आपको एक डीसी वैल्यू मिल रही है, 1 जो है इसको हम डीसी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हमें 1 मिल रहा है, तो हम उसको डीसी वैल्यू नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कॉन्सेप्ट नहीं है डीसी का। लेकिन जब टाइम डोमेन में 1 मिल रहा है आपको, इम्पल्स है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और टाइम डोमेन में 1 या 1/2 पाई मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमें एक डीसी सिग्नल मिल गया है। आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर हुई होगी। लेट्स मूव ऑन। अगर शिफ्टिंग हुई है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में देख रहे हैं कि अगर इम्पल्स थी डेल्टा एफ, अगर इम्पल्स थी डेल्टा एफ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो टाइम डोमेन में 1 मिला। अगर इम्पल्स शिफ्टेड है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी 0 के बजाय शिफ्ट हुई हुई है, डिलेड हुई हुई है f0 पे, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, इस फॉर्मूले को अगर हम देखेंगे तो शिफ्टेड इम्पल्स की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, f0 पे, तो f की जगह हम क्या डाल देंगे, f0 डाल देंगे। बाकी ये पूरा इंटीग्रल की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, तो डेल्टा f इंटू df इंटीग्रल, ये जो दो टर्म्स हैं ये मिला के इंटीग्रल के साथ 1 दे देंगी, और ये एक्सपोनेंशियल किस पे सॉल्व होगा, यानी इस पे हम किसकी वैल्यू रख देंगे, f0, क्योंकि इम्पल्स f0 पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो यू विल गेट e⁻j2πf0t। टाइम डोमेन में इम्पल्स, शिफ्टेड इम्पल्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेज शिफ्ट। e⁻j के साथ जो भी चीज लगती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फेज कहते हैं, फेज है ये। सो
फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, फेज शिफ्ट इन टाइम डोमेन, सिर्फ एक्सपोनेंशियल मिल रहा है और कोई नंबर नहीं मिल रहा। अगर ये प्लस एफ नॉट होता तो यहाँ पे माइनस मिल जाती है हमें वैल्यू फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लस एफ नॉट माइनस ये जो फेज है माइनस 2 पाई एफ नॉट, यहाँ पे जे भी लगा हुआ है, माइनस जे 2 पाई एफ नॉट टी इन e to the power minus j 2 pi f naught t in time domain. So yes, we will get an exponential. इसको मैं फेज कह रही हूँ लेकिन ये एक्सपोनेंशियल है बेसिकली, फेज में एक्सपोनेंशियल ही है, फेज को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो शिफ्टेड इम्पल्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, एक्सपोनेंशियल इन टाइम डोमेन। और अगर इम्पल्स की वैल्यू एडवांस है, डिले है, तो वहां उसकी वजह से टाइम डोमेन में प्लस माइनस का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, आप देखें कि अगर कोसाइन वेव है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो कोसाइन वेव का फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि डायरेक्टली ये पीरियोडिक सिग्नल है, इसका डायरेक्टली फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकलेगा, सॉरी, तो हमने इसको दो यूलर फॉर्मूले में ब्रेक किया और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, शिफ्टेड इम्पल्स। अभी हम ये पिछली स्लाइड में कर आए। तो अगर माइनस के साथ प्लस के साथ एक्सपोनेंशियल है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म माइनस के साथ आ रहा है, और माइनस के साथ एक्सपोनेंशियल है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लस के साथ है। सो वी आर गेटिंग टाइम डोमेन में अगर एक्सपोनेंशियल्स हैं दो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दो शिफ्टेड इम्पल्स मिलेंगी। अभी हम ये प्रॉपर्टी पिछली स्लाइड में करके आए। उसके हिसाब से कोसाइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, टू शिफ्टेड इम्पल्स विद एम्पलीट्यूड ऑफ 0.5 के एम्पलीट्यूड के साथ दो इम्पल्सेस मिल गई हैं। एक प्लस एफ नॉट पे इम्पल्स है और एक माइनस एफ नॉट पे इम्पल्स है, एंड वी विल गेट एम्पलीट्यूड ऑफ 0.5। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। तो हमने ये कोसाइन वेव का फोरियर ट्रांसफॉर्म दो शिफ्टेड इम्पल्सेस होती हैं। ये हम कोसाइन को क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें मॉड्यूलेशन में करियर हमारा कोसाइन होता है, तो हमें उसके लिए इसका स्पेक्ट्रम चाहिए होगा ताकि मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम निकले। अब अगर ये सॉरी अगर यही इम्पल्सेस मुझे एफ के एक्सेस के बजाय ओमेगा के एक्सेस पे बनानी होंगी, तो वहां पे भी दो शिफ्टेड इम्पल्स ही मिलेंगी, लेकिन ये 2 पाई लगा हुआ होगा उसमें और 2 पाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड हाफ के बजाय ओमेगा पाई मिलेगा। अगर ये ओमेगा के एक्सेस पे बनानी है आपको और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बनाना है, ये इम्पल्सेस बनानी है कोसाइन वेव का, कोसाइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ के एक्सेस पे बनाना है तो ये बनेगा, और ओमेगा के एक्सेस बनाना है तो पाई लगेगा। 1/2 पाई लगाते हैं ना, तो 1/2 पाई की वजह से बेसिकली जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे होंगे तो 2 पाई की टर्म लगेगी और 2 पाई में से 2 और इसका 2 डिवाइड हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये आपको याद रखना है कि कोसाइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म दो इम्पल्सेस, जो चीज टाइम डोमेन में कंटिन्यूअस है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो फाइनाइट हो गई है, और जो चीज टाइम डोमेन में फाइनाइट है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनफाइनाइट हो जाती है, नहीं कंटिन्यूअस हो जाती है, चलती रहती है, नेवर लास्टिंग होती है। एक्सक्यूज मी। इस तरह से सिग्नम सिग्नल होता है। सिग्नम सिग्नल बेसिकली स्विच है एक तरह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में, कि अगर एक्सेस टाइम डोमेन में नेगेटिव एक्सेस है तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी, और अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू t इज इक्वल टू t ग्रेटर देन 0 के लिए यू विल गेट अ पॉजिटिव 1। सो पॉजिटिव t के लिए पॉजिटिव 1, नेगेटिव t के लिए नेगेटिव 1, और यहाँ पे स्विचिंग है, 0 पे कुछ डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 पे ये +1 भी है और -1 भी है। 0 पे एक तरह से वी डोंट डिफाइन इट, हम ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 पे डिफाइन करते हैं। अब सिग्नम एक तरह से यानी प्लस माइनस वैल्यू दे रहा है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 पे।
अब इसको हम कैसे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लें, यहाँ पे इन्होंने फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया हुआ है और इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म्स, ये इतने पेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, मैं ज्यादा टाइम लगा रही हूँ। ये मैंने क्लास में भी, मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्लास में मैंने इसका आइडिया दे दिया था, क्योंकि आप सिंपल फूरियर ट्रांसफॉर्म तो आई थिंक आप सब लोग निकाल सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्म मैंने एक्सपोनेंशियल का आपको पिछले लेक्चर में बताया वो भी कैसे निकलता है, तो मैं इसको ब्रेक करना और इसको अप्लाई करना बता देती हूँ। बाकी एक्सपोनेंशियल का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने 1/a+j का पिछली स्लाइड में निकाला हुआ है। सो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे e⁻⁻⁸ut से। 1 किसके बराबर है, एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है e⁻⁻⁸u, ut का मतलब क्या है, कॉजल है, उससे हमने 1 को रिप्रेजेंट किया e⁻⁻⁸ से, और a को अप्रोच करा दिया 0 को। जब ये a अप्रोच 0 को करेगा तो e⁻⁻at की वैल्यू भी तकरीबन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने लिमिट्स के साथ इस 1 वैल्यू को डायरेक्टली हम 1 हम कैसे लिखें, उसके बजाय हमने इसको एक एक्सपोनेंशियल से रिप्रेजेंट कर दिया, और a की वैल्यू हमने 0 को अप्रोच करा दिया, साथ में ut लिख दिया, ताकि ये हम पता चल जाए कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव 0 के लिए। अब आ जाए नेगेटिव -1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। -1 का माइनस साइन बाहर ही रखेंगे, लेकिन ये -1 किस साइड पे, -t के लिए, तो हम u लिखेंगे लेकिन साथ में -t लगा देंगे, ये दिखाने के लिए कि ये यूनिट स्टेप तो है लेकिन नेगेटिव साइड पर है। और साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइड पर है ना, तो हम इसको e⁻80 लिखेंगे, क्योंकि t की वैल्यू इसमें खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगी -t के लिए, तो हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, t की वैल्यू इसमें ऑलरेडी माइनस जा रही होगी, नेगेटिव वैल्यू जा रही होंगी। तो ये e⁻80, ये वाला जो साइड है ना, माइनस वाला साइड, -1 वाली टर्म, इसको हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ से, इस टर्म से, और 1 वाली टर्म को हमने रिप्रेजेंट किया e⁻80। तो ये प्लस 1 को हमने एक्सपोनेंशियल से रिप्रेजेंट किया है, और उनकी लिमिट अप्रोच करा दी है 0 को, तो लिमिट अप्रोच होगी 0 की तो खुद ब खुद 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा दें। फूरियर ट्रांसफॉर्म आप अंदर इस टर्म का ले लेंगे तो 1/a+j आ जाएगा, इस टर्म का ले लेंगे तो -1/a-j आ जाएगा। उसके बाद इनको सॉल्व कर लें, a+b के फॉर्मूले से सॉल्व कर लें, फाइनली इसमें फिर लिमिट अप्लाई कर दें। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म बचेगी। तो ये सिग्नम एक फंक्शन होता है जो स्विच होता है माइनस प्लस पे, सही है, उसका एक फूरियर ट्रांसफॉर्म उन्होंने लेना बता दिया है। दिस इज अ टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, तो मैं बार मैंने क्लास में भी, हर क्लास में बताया है कि कुछ चीजें हैं जो उसमें हम कर चुके हैं। e⁻⁻80ut का मैंने आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म बता दिया है। उसके बाद मैंने डेल्टा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, 1 का फूरियर ट्रांसफॉर्म, एक्सपोनेंशियल का फूरियर ट्रांसफॉर्म शिफ्टेड इंपल्स होता है, कॉस का फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 शिफ्टेड इंपल्सेस होती हैं। अगर हम कॉस की जगह साइन ले लें तो सिर्फ 1/2j का फर्क पड़ता है, और बीच में माइनस साइन का फर्क पड़ता है। 1/2j से j की वैल्यू जो आती है, अगर आप उसको j से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो वो -j में बन जाएगी, और फिर साइन को थोड़ा सा इसमें वो कर लें, साइन अंदर ले लें, तो ये टर्म्स रीअरेंज हो जाएंगी सिर्फ। You can see this. I think फूरियर ट्रांसफॉर्म्स में आप ये करके देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज द टेबल, क्योंकि हमने कोसाइन तो कर लिया है, साइन भी उसी तरह से हो जाएगा, सिर्फ 2j 1/2 की जगह 1/2j होता है, और साइन बीच में माइनस होती है। सही। उसके अलावा इस टेबल में हमें और क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। इस टेबल में जो नेक्स्ट मैं आप स्लाइड दिखाने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं, दीज आर वेरी लेंदी फॉर्मूला, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो मिड टर्म्स में, और उसमें आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली रीड इट फ्रॉम द टेबल, आप टेबल से इसको रीड कर सकते हैं। सो ये इसी तरह 13, 14, 15, 16 दीज आर वेरी लेंदी फॉर्मूला, यू डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल दिस। यहाँ से हमने रेक्ट फंक्शन का हमने ये सिंक में फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना देखा है अभी। अच्छा, क्योंकि डुअलिटी एग्जिस्ट करती है अगर मैं टाइम डोमेन के सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आऊं तो इसका जो पेयर है वो भी टाइम फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन में आ जाएगा। तो अगर रेक्ट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंक है और रेक्ट फंक्शन को अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाऊं तो इसका जो पेयर है सिंक फंक्शन वो भी टाइम डोमेन में आ जाएगा। 17, 18 दिस पेयर, डुअल पेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए टॉ क्या है, रेक्ट फंक्शन की टॉ में टॉ क्या है, टॉ इज द विड्थ ऑफ द रेक्ट फंक्शन, जो पल्स है ना, रेक्ट पल्स है, इसकी विड्थ बराबर है टॉ के, क्योंकि -τ/2 और +τ/2 दो लिमिट्स होती हैं, उनको अगर आप उनसे विड्थ निकालें तो लिमिट है इसकी टॉ।
तो जब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएगा तो टी कन्वर्ट हो जाएगा एफ में, और टॉ जो कि इसकी विड्थ है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2b में। ऑलवेज डबल बैंडविड्थ हम उसको हमेशा जब भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेते हैं तो जो भी हमें दिख रहा होता है वो हमें ट्वाइस द बैंडविड्थ दिख रहा होता है फॉर रेक्ट फंक्शन। रेक्ट फंक्शन वाई आई एम सेइंग 2b, आप कहेंगे कि भाई बैंडविड्थ b थी, ये 2b क्यों हो रही है? देखिए जब आप इसको बनाएंगे ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो एक लिमिट होगी इसकी यहाँ पे b और एक यहाँ पे इसकी लिमिट होगी 2b, तो मिला के हो जाएगा -b। एक तरफ होगी b, एक तरफ होगी -b, तो मिला के हो जाएगा 2b। तो रेक्ट फंक्शन की बैंडविड्थ, रेक्ट फंक्शन की विड्थ कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी डोमेन में, बैंडविड्थ कितनी हो गई 2b। अच्छा इसी तरह से क्योंकि हमने टॉ को 2b से रिप्लेस कर दिया है, तो जब सिंक फंक्शन टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में स्विच करेगा डुअलिटी में, तो टॉ यहाँ पे भी टॉ 2b से रिप्लेस हुआ है। जब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में आएगा तो ये टॉ भी 2b से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला टॉ भी 2b से रिप्लेस हो जाएगा, और f तो आपको पता ही है t से रिप्लेस होगा। तो ये 17-18 पेयर है, टाइम डोमेन रेक्ट फंक्शन, फ्रीक्वेंसी डोमेन सिंक फंक्शन, टाइम डोमेन सिंक फंक्शन, फ्रीक्वेंसी डोमेन रेक्ट फंक्शन। 17 और 18 आर इंपॉर्टेंट पेयर्स। ठीक है, इसी तरह से रेक्ट का भी पेयर है, सॉरी ट्राइंगल का भी पेयर है। रेक्ट का तो मैंने पेयर कर लिया, ट्राइंगुलर फंक्शन का भी पेयर है। ट्राइंगुलर फंक्शन की विड्थ अगर टॉ है तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंक स्क्वायर होता है, सिंक स्क्वायर पाई ऑफ टॉ ओवर 2, और एम्पलीट्यूड होता है टॉ ओवर 2। तो रेक्ट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंक, ट्रायंगुलर फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म सिंक स्क्वायर। सो सिंक स्क्वायर सिंक में फर्क क्या होता है? सिंक स्क्वायर में क्योंकि स्क्वायरिंग है इसलिए आपको जीरो क्रॉसिंग जब भी आएगी और ये नेगेटिव साइड पे स्विच करेगा तो सिंक स्क्वायर की वजह से दोबारा से ये पॉजिटिव ही देगा। सो इट्स अ डिकेइंग डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सॉरी ऑस्किलेटिंग डिक्रीजिंग जो सिंक का एक अपना वो होता है, नेचर होता है। अब ये ऑस्किलेटिंग नहीं है, ऑस्किलेटिंग मतलब प्लस माइनस दोनों साइड पे जा रहा होता है ना। सिंक स्क्वायर की वजह से इसकी जितनी नेगेटिव लोज मिलती है ना वो भी पॉजिटिव मिलेंगी हमें। जीरो क्रॉसिंग वैसे ही मिलनी चाहिए जैसे हमें मिलती है पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, -2 पाई, जो भी मल्टीपल्स ऑफ पाई होते हैं प्लस माइनस में, लेकिन पॉजिटिव लोज मिलेंगे हमें। सो ट्रायंगुलर फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है सिंक स्क्वायर। एम्पलीट्यूड में आप चेक कर लें, सिंक स्क्वायर में टॉ चेंज हो गया है टॉ ओवर 2 में, इसी तरह से यहाँ पे टॉ ओवर 2 आ गया। यह है ट्रायंगुलर फंक्शन। अब अगर हम ट्रायंगुलर फंक्शन को टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जा रहे हैं तो वही t बन जाएगा f, टॉ बन जाएगा 2b, तो फिर सिंक स्क्वायर भी फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में आ जाएगा। सही। तो जब आप टॉ को 2b से रिप्लेस करेंगे, जैसे हमने वहां पे भी किया था, टॉ को 2b से रिप्लेस किया था तो ये टॉ 2b बन गया था। यहाँ पे भी टॉ को जब 2b से रिप्लेस करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b मिलेगा हमें। ये जब पूरी टर्म यहाँ आ जाएगी ना फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में, तो इनके टॉ 2b से रिप्लेस होता है हमेशा। जब हम टॉ को 2b से रिप्लेस करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड में b मिलेगा हमें। इसी तरह से ये फॉर्मूले में जब टॉ की जगह 2b लिखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई b t मिलेगा। सो दिस इज वन पेयर। 19, 20, 17, 18 इज अंदर पेयर। रेक्ट फंक्शन की डुअलिटी भी देखनी है, ट्रायंगुलर फंक्शन की डुअलिटी भी देखनी है। याद रखना है कि टॉ विड्थ है पल्सेस की, ट्रायंगुलर फंक्शन की, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में वही विड्थ 2b में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जिसको हमें इस्तेमाल करना है। तो ये लेक्चर मैं यहीं तक स्टॉप करके अपलोड करती हूँ, फिर इंशाल्लाह जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो मैं अगली लेक्चर में कोशिश करूंगी 1-2 दिन में अपलोड कर दूँ। थैंक यू ऑल।